द डिबेट में आपका स्वागत है। आज 25 नवंबर 2025 है और भारतीय शेयर बाजार अपने रिकॉर्ड हाइस के पास आकर जैसे थम सा गया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही एक बेहद टाइट रेंज में फंसे हुए हैं। तो आज हमारी चर्चा का केंद्रीय सवाल यही है, क्या बाजार का ये ठहराव आगे की एक बड़ी छलांग से पहले सांस लेने जैसा एक हेल्दी कंसोलिडेशन है, या ये मार्केट टॉप पर बढ़ती अनिश्चितता और एक छुपी हुई कमजोरी का साफ संकेत है? मेरा मानना है कि ये एक मजबूत और मैच्योर बाजार का स्वाभाविक ठहराव है। और मैं इसे एक नाजुक पड़ाव के तौर पर देख रहा हूं। एक ऐसा पड़ाव जहां बाजार अंदरूनी मोमेंटम की कमी से जूझ रहा है और बाहरी झटकों के लिए पूरी तरह से वल्नरेबल है। पॉजिटिव है। देखिए, सेंसेक्स का 85,000 के ऊपर और निफ्टी का 26,000 के करीब बने रहना, जो कि ऑल टाइम हाई लेवल्स के बहुत पास है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर बाजार में कोई असल कमजोरी होती तो इन स्तरों पर हेवी प्रॉफिट बुकिंग या एक छोटा मोटा सेल ऑफ जरूर देखने को मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। निवेशक एफआईआईज हों या डोमेस्टिक, कोई भी आक्रामक बिकवाली नहीं कर रहा। वो बस इंतजार कर रहे हैं महीने की एफएनओ एक्सपायरी का और उससे भी ज्यादा अमेरिका से आने वाले इन्फ्लेशन डेटा का। ये एक सोची समझी, एक वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी है। ये दिखाता है कि बाजार में पैनिक नहीं, पेशेंस है। और एक और बात, जरा सेक्टोरल रोटेशन को देखिए। रियलिटी और मेटल्स जैसे सेक्टर्स में मजबूती दिख रही है। इसका मतलब साफ है, पैसा बाजार से बाहर नहीं जा रहा है, वो बस एक जेब से निकलकर दूसरी में जा रहा है। ये एक डायनामिक और हेल्दी इकोनॉमी की निशानी है। मैं आपके पेशेंस वाले शब्द को इनडिसाइसिवनेस से बदलना चाहूंगा। ये ठहराव स्थिरता नहीं, बल्कि मोमेंटम की कमी है, और ये अक्सर किसी बड़े मूव से पहले की खामोशी होती है, और वो मूव नीचे की तरफ भी हो सकता है, ये याद रखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बाजार बाहरी संकेतों का इंतजार कर रहा है। मैं पूछता हूं, क्यों? एक मजबूत बाजार को दिशा के लिए पूरी तरह से यूएस इन्फ्लेशन डेटा पर निर्भर क्यों होना पड़ रहा है? क्या हमारे अपने डोमेस्टिक ट्रिगर्स इतने कमजोर पड़ गए हैं? ये इंटरनल स्ट्रेंथ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं मानता हूं कि ग्लोबल क्यूज मैटर करते हैं, लेकिन देखिए, समझदारी और निर्भरता में एक बारीक फर्क होता है, और हम इस वक्त निर्भरता वाली साइड पर ज्यादा झुके हुए हैं। और जो सेक्टोरल रोटेशन की बात आपने की, उसे भी एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। पैसा हाई ग्रोथ वाले आईटी और टेक सेक्टर से निकल रहा है। ये सिर्फ एक नॉर्मल रोटेशन नहीं है, ये रिस्क अवर्जन का भी संकेत हो सकता है। निवेशक शायद लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर उतने कॉन्फिडेंट नहीं है और सिक्लिकल बेट्स की तरफ जा रहे हैं। और आखिर में 85,000 का वो लेवल, सेंसेक्स का बार बार उस मनोवैज्ञानिक स्तर से टकराकर लौटना, ये साफ बताता है कि ये एक मजबूत रेजिस्टेंस बन चुका है, जिसे तोड़ने की ताकत फिलहाल बुल्स में नहीं दिख रही। देखिए, आप यूएस डेटा पर निर्भरता को कमजोरी बता रहे हैं, मैं इसे स्मार्ट इन्वेस्टिंग कहती हूँ। आज की ग्लोबलाइज दुनिया में कोई भी बाजार वो अलग थलग काम नहीं कर सकता। यूएस फेड के ब्याज दरों पर फैसले का सीधा असर एफआईआई फ्लोज पर पड़ता है, जो हमारे बाजार का एक बड़ा हिस्सा है। तो उस डेटा का इंतजार करना दिशाहीनता नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव है। ये दिखाता है कि हमारे निवेशक अब भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि डेटा ड्रिवन फैसले ले रहे हैं, और ये तो बाजार के मैच्योर होने की निशानी है। पर क्या हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं कि डोमेस्टिक फ्रंट पर कोई बड़ा ट्रिगर है ही नहीं? पिछली तिमाही के कॉर्पोरेट अर्निंग्स मिले जुले रहे, बजट अभी दूर है, और मॉनसून का असर भी अब तक प्राइस इन हो चुका है। ऐसे में बाजार के पास ऊपर जाने के लिए कोई ताज़ा ईंधन ही नहीं है, इसीलिए वो यूएस डेटा का मुंह देख रहा है। अगर हमारी अपनी इकोनॉमिक स्टोरी इतनी ही मजबूत होती तो बाजार में एक अंदरूनी उछाल होता, जो उसे इन ग्लोबल हेडविंड से एक तरह से इंसुलेट करता। लेकिन वो उछाल गायब है। ये आत्मविश्वास की नहीं, बल्कि एक वैक्यूम की स्थिति है, जिसे भरने के लिए बाजार बाहरी मदद का इंतजार कर रहा है। चलिए, सेक्टोरल शिफ्ट पर आते हैं। आप इसे रिस्क अवर्जन कह रहे हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ कि पैसा जा कहाँ रहा है? मेटल्स और रियलिटी में। ये डिफेंसिव सेक्टर्स तो नहीं है। नहीं, वो तो नहीं है। ये तो हाई बीटा साइक्लिकल सेक्टर्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन पर चलते हैं। अगर निवेशक वाकई डरे हुए होते तो पैसा एफएमसीजी या फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स में जाता, या फिर वो कैश में बैठ जाते। लेकिन पैसा साइक्लिकल्स में जा रहा है,
इसका मतलब है कि निवेशकों को डोमेस्टिक इकोनॉमी के ग्रोथ साइकिल पर पूरा भरोसा है। वो बस ये बेट लगा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में आईटी के मुकाबले ये सेक्टर्स ज्यादा रिटर्न देंगे। ये एक बहुत ही बुलिश सिग्नल है जिसे आप नेगेटिविटी के चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन इस रोटेशन का कैरेक्टर समझना जरूरी है। ये 2024 की शुरुआत वाली रोटेशन जैसा नहीं है जो वैल्यू डिस्कवरी के बारे में था। इस बार आईटी और नई टेक्नोलॉजी कंपनी से पैसा निकालना ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर एक बुनियादी चिंता दिखाता है, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग। आप इसे एक बुलिश सिग्नल कह रहे हैं, लेकिन क्या आप इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां हाई ग्रोथ टेक सेक्टर से पैसा निकलकर मेटल्स जैसे डीप साइक्लिकल सेक्टर में गया हो और वो एक बड़े बुलरन की शुरुआत हो, न कि इकोनॉमिक साइकिल की पीक करने का संकेत? ज्यादातर मामलों में ये लेट साइकिल बिहेवियर होता है, जहां निवेशक ग्रोथ की बजाय वैल्यू और कमोडिटी प्लेज में सेफ्टी ढूंढते हैं। इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। और जहां तक 85,000 के स्तर का सवाल है, मैं इसे रेजिस्टेंस के तौर पर देखती ही नहीं हूं। हर माइलस्टोन पर, चाहे वो 70,000 हो या 80,000, बाजार हमेशा थोड़ा वक्त बिताता है। यह एक तरह का बेस बिल्डिंग प्रोसेस है। बाजार इस नई ऊंचाई पर खुद को एक्लेमेटाइज कर रहा है। इस स्तर पर जितना ज्यादा समय बाजार बिताएगा, ये उतना ही मजबूत सपोर्ट बेस बनेगा। एक बार जब 85,000 का लेवल निर्णायक रूप से पार हो गया, तो ये भविष्य में किसी भी गिरावट के लिए एक मजबूत सपोर्ट या कह लीजिए एक नया फ्लोर बन जाएगा। ये प्रक्रिया बाजार को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देती है। HDFC बैंक और रिलायंस जैसे हैवी वेट्स जब चलना शुरू करेंगे, तो ये लेवल आसानी से पार हो जाएगा। या फिर ये एक डबल टॉप जैसा नकारात्मक पैटर्न बना सकता है, जो इस बात का साफ संकेत होता है कि खरीदारों की ताकत 2 बार एक ही स्तर पर आके खत्म हो गई और इसके बाद अक्सर एक बड़ा करेक्शन आता है। आप इसे बेस बिल्डिंग कह रहे हैं, लेकिन ये बाइंग एग्जॉस्टन भी हो सकता है। हो सकता है कि जिन लोगों ने निचले स्तरों पर खरीदारी की थी, वे अब यहां अपना मुनाफा बांध रहे हैं और नए खरीदारों में वो कन्विक्शन नहीं है जो इस दीवार को तोड़ सके। और यही बात मुझे अगले पॉइंट पर लाती है, वॉलेटिलिटी। FNO एक्सपायरी नजदीक है। FNO एक्सपायरी तो हर महीने होती है। ये बाजार का एक रूटीन इवेंट है। हर महीने के आखिरी गुरुवार को थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ती है, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए रेलेवेंट होती है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसे मार्केट नॉइज की तरह देखता है। इसे बाजार की कमजोरी का बैरोमीटर मानना, मेरे हिसाब से सिचुएशन को ओवर एनालाइज करना है। ये बाजार के इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, कोई खतरे की घंटी नहीं। मैं मानता हूं कि एक्सपायरी एक रूटीन इवेंट है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इज किंग, है ना? इस बार का कॉन्टेक्स्ट अलग है। बाजार पहले से ही एक नाजुक मोड़ पर है, एक बड़े रेजिस्टेंस लेवल से जूझ रहा है और ग्लोबल क्यूज का इंतजार कर रहा है। ऐसे में ये रूटीन इवेंट एक बड़ा सेल ऑफ ट्रिगर कर सकता है। आप इसे मार्केट नॉइज कह रही हैं, पर कभी-कभी एक छोटी सी चिंगारी ही पूरे जंगल में आग लगा देती है। अगर एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस राइटर्स अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए हैवी सेलिंग करते हैं और मान लीजिए उसी वक्त यूएस डेटा उम्मीद से खराब आ जाता है, तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म बना सकता है। ये साबित कर देगा कि जो शांति अभी दिख रही है वो सिर्फ सतही थी और सरफेस के नीचे एक बेचैनी का माहौल था जो बस एक ट्रिगर का इंतजार कर रहा था। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से ये साफ है कि बाजार एक अहम चौराहे पर है, लेकिन मेरा नजरिया अब भी पॉजिटिव है। ये ठहराव एक नई तेजी की नींव रख रहा है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बटोरने का समय है। निवेशक डरे हुए नहीं हैं, वे बस सतर्क हैं। मुझे लगता है कि एक बार जब यूएस डेटा और FNO एक्सपायरी का ये इवेंट खत्म हो जाएगा, बाजार अपनी ऊपर की चाल दोबारा शुरू करेगा और हम जल्द ही नए हाइज देखेंगे। और मैं इस ठहराव को लेकर कहीं ज्यादा सावधान हूं। ये शांति एक आने वाले तूफान से पहले की भी हो सकती है। ग्लोबल संकेतों पर हमारी जरूरत से ज्यादा निर्भरता, डोमेस्टिक ट्रिगर्स की कमी और आईटी जैसे ग्रोथ इंजन का सुस्त पड़ना, ये सब बाजार की अंदरूनी कमजोरी की ओर इशारा करते हैं। मेरा मानना है कि निवेशकों को इस स्तर पर कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट वो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर हम सहमत हो सकते हैं कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस बेहद निर्णायक होंगे। बाजार का अगला मूव इस बात पर निर्भर करेगा कि ये सभी फैक्टर्स एक साथ कैसे प्ले आउट करते हैं। बिल्कुल।
चाहे ये ठहराव एक लॉन्च पैड बने या एक क्लिफ, इसका जवाब हमें यूएस के आंकड़ों, एफएनओ एक्सपायरी की सेटलमेंट और एचडीएफसी बैंक और रिलायंस जैसे दिग्गजों की चाल से ही मिलेगा। इन सभी पहलुओं पर एक साथ नजर रखने से ही आगे की तस्वीर साफ होगी।